परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस से सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन सभी प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। उन क्लासेस को भी जिन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस क्लास की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। तो बताएं भैया, अशोक के द्वारा जो है न्यायिक प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज्जू को जो है अशोक के द्वारा न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध 1668 में जाट विद्रोह का नेता थे। तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा होगा चारों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। गोकुल जो है औरंगजेब के विरुद्ध 1668 ईस्वी में जाट विद्रोह के नेता थे। और अगर बात करें दोस्तों गोकुल की, तो गोकुल मथुरा के तिलपत क्षेत्र के एक जमींदार थे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कूका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो कूका विद्रोह भैया आपका पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इस कूका आंदोलन को जो है 1872 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा किया गया था। तो कब भैया ये किया गया था, 1872 ईस्वी में भगत जवाहरमल के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका तीर्थंकर दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड में प्रतिमा लक्षण दिया है। तो पहला कह रहा है आदिनाथ। तो आदिनाथ जो है वृषभ से संबंधित थे। दूसरा कह रहा है मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ भैया आपका चौथे से जल कलश से संबंधित हैं। अगला कह रहा है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ भैया आप सर्प से संबंधित हैं। और लास्ट कह रहा है संभवनाथ। तो संभवनाथ जो है अश्व से संबंधित थे। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से बताइए भैया कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को पहले से, बी को चौथे से, सी को तीसरे से और डी को दूसरे से मिलान कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली को किसने आरंभ किया है। तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करें, इक्ता प्रणाली स्वराज एकत्र करने की एक प्रकार की व्यवस्था थी और इसका प्रधान जो है इक्तादार होता था। तो याद रखिएगा। और यह इल्तुतमिश के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्न में कौन था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जीसी हिल्टन था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों भगत सिंह की, तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या केस में जो है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। और साथ ही बता दें, भगत सिंह द्वारा जो है हवाई आई एन एथिस्ट नामक पुस्तक भी लिखी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इनको फांसी जो है 23 मार्च 1931 में दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में संगठन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो पहला कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो ये आपका द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। दूसरा कह रहा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी, तो दूसरे का तीसरे से। फिर कह रहा है इंडियन लीग, तो इंडियन लीग आप सभी को पता होगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो सी का दूसरे से। लास्ट है इंडियन एसोसिएशन, तो ये जो है आपका SN बनर्जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें A को चौथे से, B को तीसरे से, C को दूसरे से और D को पहले से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में रोमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया है? तो यह जो है आपका वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई है। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो कानपुर षड्यंत्र जो है आपका 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा 1918 में की गई थी। कब भैया? 1918 में जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एडम रेखा है, तो एडम रेखा बताएं भैया क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा ही एडम रेखा कहलाती है। और बात करें दोस्तों समुद्र तल की क्षैतिज जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे एडम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसमें जो है भैया 30 डिग्री का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है और इसका दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है तथा इसका उत्तरी ध्रुव इंदिरा काल कहलाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जबकि उत्तरी बिंदु इसका इंदिरा काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, NH2 जो है दिल्ली, कोलकाता और मथुरा तथा वाराणसी को जोड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अदर ऑप्शनों की अगर बात करें NH4 की, तो यह आपका NH4 मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। और बात करें दोस्तों NH10 की, तो भारत से पाकिस्तान के सीमा तक NH10 जो है जाता है। और बात करें NH6 की, तो यह आपका कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B, NH2 जो है दिल्ली, कोलकाता और मथुरा तथा वाराणसी को जोड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, सभी के सभी को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता होगा भैया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। यह दोस्तों आपका वन कटाई से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें चिपको आंदोलन की, तो यह जो है आपका 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यह शुरू किया गया था तथा
इस आंदोलन के प्रमुख सुंदरलाल बहुगुणा हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो बताएं भैया, चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह जो है लौह अयस्क का निर्यात करता है। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें मुंबई की, तो मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर बात करें कांडला बंदरगाह की, तो कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और अगर बात करें कोचीन की, तो कोचीन जो है आपका केरल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 16 नंबर का है। कह रहा है, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है? तो अर्ध बेरोजगारी जो है भैया प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, भारत में सबसे अधिक रचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है और कृषि क्षेत्र में अदृश्य तथा छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। साथ ही बता दें, चक्रीय बेरोजगारी उद्योग व्यापार में पाई जाती है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप। तो बताएं भैया, आर्थिक नियोजन का स्वरूप कौन सा है? तो ये सभी के सभी तीनों ऑप्शनों के यही आपके तीनों आर्थिक नियोजन के स्वरूप हैं। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। आर्थिक नियोजन के स्वरूप जो है विकेंद्रीकरण है, निर्देशात्मक है, सामाजिक और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय, ये सभी के सभी आर्थिक नियोजन के एक स्वरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 से प्रारंभ की गई थी तथा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था 1951 से शुरू हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों के दोनों पूरे विश्व की अगर बात करें तो 1928 में जो है रूस से प्रारंभ हुई थी और भारत में 1951 से शुरू हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो यह भैया आपका 2005 में जो है प्रारंभ किया गया था और यह यूपीए सरकार द्वारा चालू किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया है। और अगर बात करें मानव विकास सूचकांक के तहत प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा एवं जीवन प्रत्यास्था के आधार पर तैयार किया जाता है और इसे 1990 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको 1990 से जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में ग्रामीण योजना का सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम मनरेगा है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों मनरेगा की, तो यह जो है आपका 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट किया गया है और यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, अनुच्छेद 76 की, तो इसके अनुसार जो है केंद्र में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। और अगर बात करें 89 की, तो 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो है राज्यसभा में पदेन सभापति होगा। और अगर बात करें अनुच्छेद 153 की, तो 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
भारत संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। दूसरा कह रहा है समान नागरिक संहिता, ये भी आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला कह रहा है छोटे परिवार का मापदंड, ये जो है आपका इसका प्रावधान नहीं है। लास्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी गलत है। तो आपने देखा दोस्तों पहला और दूसरा ही राइट है, तो कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है तथा भाग 4 को ही सामाजिक आर्थिक दर्शन भी कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? तो भाग 4 को जो है नहीं कराया जा सकता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 37 में दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह तक अधिकतम जो है पहली बार रोका जा सकता है। अगर बात करें तो विधान परिषद साधारण विधेयक को प्रथम बार 3 माह के लिए और द्वितीय बार जो है 1 माह तक ही रोका जा सकता है तथा साधारण विधेयक को विधानसभा के या विधान परिषद किसी के सामने जो है पेश किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आदर्शों की घोषणा करता है? तो संविधान के आदर्शों की घोषणा जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसका प्रावधान प्रस्तावना का अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित हैं? तो यह भैया आपका हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में जो है सबसे अधिक होता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका आयतन सबसे कम होता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में अधिक होता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका आयतन सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कि 28 नंबर का है। कह रहा है जब किसी झील की तली से ऊपर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार, तो बताएं भैया यहाँ से उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा या? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु द्वारा टिटनेस, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि वायु द्वारा जो है टीबी रोग होता है, पानी द्वारा जो है हैजा रोग होता है और किसी के संपर्क में आने से सिफिलिस रोग होता है। लेकिन आपका विषाणु द्वारा टिटनेस नहीं होता है, यही आपका गलत दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में से आप बताइए भैया कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट
माचिस, यही आपका जो है सही सम्मिलित नहीं है, जबकि माचिस बनाने के लिए लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करेंगे। तो 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध शब्द है, तो इन चारों में से आप बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो उज्ज्वल आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक का विलोम है, तो मूक का विलोम आप सभी को पता होगा कि वाचाल होता है, और साथ ही बता दें वाचाल जो है बोलने वाले को, जो बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, तथा मूक जो बिल्कुल नहीं बोलता उसे मूक कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। कह रहा है अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द भैया यहाँ से अनुमति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में पुल्लिंग है, तो बताइए भैया इन चारों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो कहलाता है। तो जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तिलोत्तमा सेन के द्वारा जो है एयर राइफल्स में कांस्य पदक जीता गया है। और अगर पुरुषों में बात करें दोस्तों, तो पुरुषों में जो है रुद्राज पाटिल के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे महिलाओं का पूछता है तो तिलोत्तमा सेन हो जाएंगी, अगर पुरुषों में पूछता है तो रुद्राज पाटिल जो है ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो इसकी जो है मेजबानी चीन के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कह रहा है भारत और किस देश के बीच स्थित डाकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया है। तो इसका जो है बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों डाकी लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 10वां भूमि बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रिया फर्स्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह भैया इंडोनेशिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और साथ ही बता दें यह संचार उपग्रह है जिसे फाल्कन 9 द्वारा रॉकेट द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 19 जून 2023 को थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। तो बलरामपुर में जो है थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है, और यह योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता है। तो यह जो है भारत ए के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसमें उप विजेता टीम जो है बांग्लादेश ए रही है।
तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। यह जो है एशिया कप भारत के द्वारा जीता गया था और इसमें उप विजेता टीम जो है आपका बांग्लादेश रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जून 2023 में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह आपका स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों स्पेस एक्स, इसे अमेरिका से लॉन्च किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके मिलान और कोर्टिना में जो है आयोजित किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों इसका 25वां संस्करण होगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो पारसियों के द्वारा जो है भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। और बात करें दोस्तों पहली बार पारसियों ने 1848 ईस्वी में जो है इस क्लब की स्थापना ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें पहली बार वर्ष 2008 में जो है पूरे विश्व में मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया था। साथ ही बता दें मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 63 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? तो द जिगजैग वे जो है अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बताएं भैया चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। टेनिस में जो है बेगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो यह जो है ऑल इंडिया रेडियो का जो है ध्येय वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों वर्ष 1936 में आकाशवाणी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है, तो ये भैया कहाँ पर पाई गई है? तो एलोरा की गुफाओं में यह पाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और इनको राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था तथा यह यूनेस्को के विश्व विरासत श्रेणी में भी शामिल हैं, तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सांडों को वश करने का खेल जलीकुट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह आपका भैया तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस खेल में जो है बैलों और इंसानों की लड़ाई जो है होती है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है? तो यह सम्मेलन भैया 1972 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक
प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो अधिकतम जो है प्रदूषणकारी उद्योग लाल श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।